नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र जी की लिखी कहानी टूटे हुए तारे। रात की थकान से उसके शाने अभी तक बोझल थे। आंखें खुमार आलूदा और लबों पर तरेट के डाक बंगले की बियर का कसेला जायका। वो बार बार अपनी जबान को होठों पर फेरकर उसके फीके और बेलज्जत से जायके को दूर करने की कोशिश कर रहा था। गो उसकी आंखें मूंदी हुई थी, लेकिन पहाड़ों के मोड़ उसे इस तरह याद थे जैसे अलिफ बे की पहली सतर, और वो निहायत चाबुकदस्ती से अपनी मोटर को, जिसमें सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे, एक आदमी और गालिबन एक औरत, उन खतरनाक मोड़ों पर घुमाए ले जा रहा था। कहीं कहीं तो ये मोड़ बहुत खतरनाक हो जाते। एक तरफ उमूदी चट्टाने, दूसरी तरफ खाई जिसकी तह में झेलम के नीले पानी और सफ़ेद झाग की एक टेढ़ी सी लकीर नजर आ जाती। उन्हीं मोड़ों पर से तो कार को तेज चलाने में लुत्फ हासिल होता था। सारे जिस्म में एक फुरेरी सी आ जाती। सुबह की हवा भी बर्फीली और खुशगवार थी। उसमें ऊंची चोटियों की और घाटियों पर फैले हुए जंगलों के जेगन की महक घुली हुई थी। कैसी अनोखी महक थी, अजीब, बेनाम सी, तरोताजा, निहालू के लबों की तरह। वो अपनी नीम व पलकों के साए में पिछली रात के बीते हुए तरबनाक लम्हों को वापस बुलाने लगा। बियर की रंगत में डूबते हुए सूरज का सोना घुला हुआ था। उसके कसेलेपन में एक अजीब सी लताफत थी। रात की भीगी हुई खामोशियों में दूर कहीं एक बुलबुल नगमा रेज थी। बुलबुल ने अपने नगमे में खामोशी और आवाज को यूं मिला दिया था कि दोनों एक दूसरे की सदाएं बाजगस्त मालूम होते थे, और वो ये मालूम ना कर सका कि ये खामोशी कहाँ खत्म होती है और ये मौसीकी कहाँ शुरू होती है। चांदनी रात में सेब के फूल हंस रहे थे और निहालू के लब मुस्कुरा रहे थे। वो लबे जो बार बार चूमे जाने पर भी मासूम दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि दुनिया की कोई चीज भी उन्हें नहीं छू सकती। कैसा अजीब एहसास था। रात की तन्हाइयों में निहालू का हुस्न गैर फानी और गैर जमीनी मालूम होता। उसके लब, उसकी आंखों की नरमी, उसके बाल शाह घने और मुलायम जैसे रात की भीगी हुई खामोशी, और फिर उन बालों में सेब के चंद चटकते हुए गुंचे जैसे रात की भीगी हुई खामोशी में बुलबुल के मीठे नगमे। और वो ये मालूम ना कर सका कि खामोशी कहाँ शुरू होती है और ये मौसीकी कहाँ खत्म होती है। लेकिन अब तो डाक बंगला भी बहुत पीछे रह गया था और इस वक्त किसी पुरस्तानी किले की तरह मालूम हो रहा था। मोड़ों के उलझाव में कार घूमती हुई जा रही थी और उसके तखय्युल में निहालू के लब, जेगन की महक, बुलबुल का नगमा और बियर का सुनहरा रंग चांदी के तार की तरह चमकती हुई सड़क पर उलझते गए। नीचे झेलम का पानी वहशी राग गाने लगा और फिजा में सेब के लाखों फूल आंखें खोलकर चहचहाने लगे। और उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी मोटर को इसी खाई की वसीया खला पर एक बेफिक्र परिंदे की तरह उड़ा कर ले जाए। वे ख्याल आते ही उसने अपने जिस्म में एक सनसनी सी महसूस की और उसकी नीम व आंखें खुल गईं। रास्ते में एक चश्मे के किनारे उसने अपनी कार ठहरा ली और देर तक हाथ पांव धोता रहा, आंखों को छींटे देता रहा, एक पहाड़ी गीत गुनगुनाता रहा और पानी लेकर कुल्लियां करता रहा।
आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में रचा हुआ खुमार दूर हो गया और बियर का कसेला जायका भी जाता रहा। अब लब सूखे थे, आंखों में जलन सी महसूस होने लगी, प्यास और इस्तिहा भी। उसने बोतल खोलकर गरम चाय उड़ेल ली और सर्द टोस्ट पर मक्खन लगाकर खाने लगा। बदन में गर्मी और कुव्वत आ रही थी, शानों की थकन मालूम होने लगी। अब वो राह चलते हुए लोगों, मोटरों और लारियों को गौर और दिलचस्पी से देखने लगा। इस वादी में बीकानेर के मारवाड़ी अपनी भारी भरकम बीवियों को पहलगाम सैर कराने के लिए ले जा रहे थे। उस कार में एक यूरोपियन मर्द एक हाथ से कार चला रहा था और दूसरा हाथ उसकी बीवी की कमर पर था, जो अपने लबों पर सुर्खी लगाने में मशरूफ थी। इस लोरी में बीमार क्लर्क और उनकी अधमुई बीवियां बैठी थीं और उनके बेशुमार बच्चे लारी की खिड़कियों पर खड़े गुल मचा रहे थे। इस लारी में सिख ड्राइवर की पगड़ी ढीली हो चुकी थी और वो ऊँघता हुआ मालूम होता। उसे ख्याल आया कि चंद मील आगे जाकर ये सिख ड्राइवर अपनी लारी को खाई की वसीए खला पर उड़ाने की कोशिश करेगा और फिर दूसरे दिन वो अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ लेगा। मर्री कश्मीर रोड पर एक हादसा, लारी झेलम में जा गिरी, सब मुसाफिर झेलम में गर्क हो गए, ड्राइवर बाल बाल बच गया, लारी मोड़ पर से गुजर गई। उसी लारी में बैठे हुए लोग, जिनमें पंजाब के चंद पहलवान भी शामिल थे, बहुत खुशो खुर्रम दिखाई देते थे। इस खुशी में गालिबन कश्मीर की नाशपातियों और औरतों की नरमी और गुदासपन का बहुत हिस्सा था। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि चंद मील आगे जाकर उन्हें मौत से मुकाबला करने के लिए अपनी पहलवानी का सबूत देना पड़ेगा, और ये कि थोड़ी देर में ही वो औरतों की तरह चीखे मारते और खाई पर नाशपातियों की तरह लुढ़कते दिखाई देंगे। इस लारी में चंद रेशमी बुर्के सरसरा रहे थे, लेकिन कईयों ने नकाब उलट लिए थे। एक बदसूरत औरत ने, जो एक निहायत खूबसूरत बुर्का पहने थी और जोर से पान की पीक सड़क पर फेंकी और चंद छींटे उड़कर चश्मे के करीब आ पड़ी और वो परे सरक गया। तीन हाथू अपने घुटे हुए सुरों पर तंग टोपियां पहने और कांधों पर नमक के बड़े बड़े डले उठाए गुजर रहे थे। उनके नथुने फूले हुए थे और गाल सुर्ख और चपटे, पाँव में पायल की चप्पलें थी। उसे वो जब्र उल मसल याद आई। कश्मीर में जाके हमने देखी एक अजीब बात। औरतें हैं मिस्र परी, आदमी जिनजात, दो गुजरियां जवान, सांवली सलोनी, कदराई हुई जैसे रसीली जामुन, तेजी से कदम उठाते हुए गुजर गई। एक ड्राइवर ने अपनी लारी चश्मे के किनारे ठहरा ली और इंजन और पहिए ठंडे करने लगा। लारी में एक मोटे सेठ का मोटा कुत्ता उसी की तरफ देखकर भौंकने लगा। टॉमी, शट अप टॉमी, मोटे सेठ ने कई बार कहा, लेकिन कुत्ता ना रुका और लारी के मोड़ पर गुजर जाने तक भौंकता रहा। अब सूरज सुबह और दोपहर के दरमियानी वक्फे में आ गया था और उसने चलने की ठानी। उसने सोचा कि आज रात वो चौमिल के डाक बंगले में कियाम करेगा। गड़ी तो वो आज रात किसी तरह न पहुंच सकता था। उसने अपनी ओख में चश्मे का साफ और शफ्फाफ पानी पीने के लिए भरा और फिर रुक गया। खामोश कदमों से एक औरत उसके करीब आ गई थी, नौजवान सी और कुछ फरबा अंदाज। उसने नीले फूलों वाली सूसी की एक भारी शलवार पहन रखी थी और उस शाह कमीज पर उसकी उभरी हुई छातियों के गोल खम नजर आए और चश्मे का साफ और शफाक पानी उसकी ओख से बाहर छलकने लगा। और कुछ अरसे के बाद उसके पतले प्यासे सुर्ख लबों की तरफ देखकर उसे अपना सवाल बेमानी सा मालूम हुआ। औरत चश्मे में से ओक भर भर कर अपनी प्यास बुझाती और उसकी प्यास तेज होती गई।
औरत के लबो गाल गीले हो गए और कानों के करीब बल खाती हुई जुल्फ भी। और फिर यकायक दोनों की निगाहें मिली। औरत ने मुस्कुराकर अपनी आंखों को ठंडे पानी के छींटे देने शुरू किए। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मैं नक्कर में अपने मैके गई थी। अब बुलंद कोट अपने खाविंद के पास जा रही हूँ। बुलंद कोट किधर है? औरत ने कहा, यहाँ से 7-8 कोस तक तो मैं इसी सड़क पर चलूंगी। फिर आगे जंगल से एक रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ता है। वो रास्ता हमारे बुलंद कोट की तरफ जाता है। बहुत ऊंची और सर्द जगह है। तो फिर तुम वहां क्यों रहती हो? यह देखो कितना खुशगवार मौसम है और इस चश्मे का पानी कितना ठंडा और मीठा है। औरत ने हंसकर कहा, हम बक्करवाल लोग हैं। हम भेड़ों, बकरियों, भैंसों के गल्ले पालते हैं। आजकल उन ऊंचे इलाकों पर बहुत उम्दा हरी घास होती है जो बर्फ के घुल जाने पर फूटती है। उस बारीक, नर्म और हरी दूब को हमारे मवेशी बहुत शौक से खाते हैं। और चश्मे तो वहां इससे भी ज्यादा ठंडे और मीठे हैं। उसने बात का रुख बदलकर कहा, क्या तुमने कभी मोटर की सवारी की है? हाँ, एक बार लारी में बैठी थी जब मेरी शादी हुई। कितना अरसा हुआ? 2 साल। वो अपना रखते सफर बांधने लगा। औरत की नाक पर पानी की 2 बूंदें अभी तक लटक रही थी और गीली जुल्फ दाहिने गाल से चिपक गई थी। उसने कहा, तुम्हारी नाक पर पानी की 2 बूंदें हैं। और फिर वो यकायक दोनों हंसने लगे। 2 बूंदें, 2 साल, 2 गोलाइयां। और उसने आहिस्ता से कहा, आओ तुम मेरी कार में बैठ जाओ। कम से कम 7-8 कोस तक तो मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। औरत हिचकिचाई, लेकिन मोटर का दरवाजा खुला था और उसने उसे अंदर धकेल दिया। और फिर क्या ये मोटर भी 2 आदमियों के सफर के लिए ना बनाई गई थी? एक मर्द और गालिबन एक औरत। और उसने गैर शेरी तौर पर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा। औरत के जिस्म में एक खफीफ सी झुरझुरी पैदा हुई, जैसे सोए हुए समुद्र की लहरें बेदार हो जाएं। मोटर भागती गई और उसका हर नफ्स आतिशी होता गया। आग और समुद्र जिनमें बुलंद कोट की रिफतें गर्क हो जाती हैं और वक्त मिट जाता है। जब वो चोमेल के डाक बंगले पर पहुंचा तो हर तरफ शाम की उदासी छा रही थी। सामने का शाह पहाड़ किसी वसीए किले की दीवार मालूम हो रहा था और दरख्तों की चोटियां पहरेदार की बंदूकें। अब वो फिर अकेला था। उसे अपने आप से, किले की दीवार से, पहरेदारों की बंदूकों से, फिजा की तन्हाई से डर महसूस हुआ। अपने आप से डर, इस तीरगी से डर जो उसकी रूह पर छाई हुई थी, रात के गहरे सायों की तरह, जैसे वो अर्फ सुर्दगी के दलदल में अंदर ही अंदर धंसा जा रहा हो। उसने डाक बंगले के बैरे को आवाज देकर कहा, एक व्हाइट हॉर्स खोल दो। और फिर उसने 10 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दिया। जाने अजीज के मुकाबले में 10 रुपए की नोट की क्या अहमियत थी। कागज का हकीर टुकड़ा। बोतल अपने सामने देखकर उसने सोचा, अब मैं बच जाऊंगा, अब इस दलदल में नहीं धंसूंगा। और उसने बोतल को जोर से गर्दन में पकड़ लिया, शायद कहीं वो उसका दामन छुड़ाकर ना भाग जाए। उसने बैरे को आवाज दी, जी सरकार, एक मुर्गी भून दो, देखो दुबली पतली ना हो। बहुत अच्छा सरकार। और हाँ देखो, उसने बैरे के हाथ में 5 का नोट देकर कहा, एक ले आओ, दुबली पतली ना हो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। बैरे की बाछें खिल गई, आंखें चमक उठी, गर्दन की रगें एक कस्बाब की तरह तन गई। उसने खुश होकर कहा, हुजूर,
बेफिक्र रहें, ऐसा उम्दा चूजा लाऊंगा कि। अच्छा जाओ जाओ, उसने जल्दी से कहा और बोतल को गिलास में उड़ेलना शुरू किया। डाक बंगले के बाग में बीने और रुदने बारी बारी बोल रहे थे। बीने कहते पै पै पी, रुदने कहते बड़ी रीरी, फिर दोनों चुप हो जाते और यकायक कोई नजर ना आने वाला परिंदा किसी दरख्त पर फड़फड़ाने लगता और उसने सोचा कि वो उसी वक्त गैरेज में जाकर अपनी मोटर से लिपट जाए और आंसू बहा बहा कर कहे, मैं अकेला हूँ मेरी जान, मैं अकेला हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बड़ी बड़ी रीरी, जी जी पी पी। क्या वो जिए या पिए? बोतल खाली हो गई और वो मेज पर सर पटक कर झुक जाने को था कि यकायक किसी ने उसके शाने को हिलाया। बैरा उसके पास खड़ा था और उसके पास एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। मेरा नाम जुबेदा है, औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कुर्सी का सहारा लेकर उठा और कमरे के अंदर जाने के लिए मुड़ा। बैरे ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने उसे झिड़क कर कहा, हट जाओ, मैं कमरे में खुद चला जाऊंगा। वो उस वक्त इस जर्री शाह की तरह महसूस कर रहा था जो किसी दुश्वार गुजार बर्फिस्तान में सफ़र कर रहा हो। एक शाह खाई सी हर तरफ फैली हुई थी। सिर्फ कमरे में एक कोने पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था। रोशनी चारों तरफ तारीकी का समुद्र और बीच में रोशनी का मीनार। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। शायद वो अब भी बच जाएगा। यकायक उसने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी और वो रुक गया। बैरे ने औरत को अंदर धकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। औरत दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आओ आओ, उसने औरत की तरफ हाथ हिलाकर झूमते हुए कहा। इधर आओ, रोशनी इधर है। औरत हौले हौले कदमों से करीब आ गई। उसके बालों के ऐन दरमियान से एक सीधी मांग निकलती हुई थी, चांदी के तार की तरह, और उसने दोनों तरफ बालों में पुरतकल्लुफ अंदाज में सित्था लगाया हुआ था। सत्थे का मोम बालों पर लैंप की रोशनी के इन इकास से बार बार चमक उठता। उसके कानों में चांदी की एक एक बाली लटक रही थी। उसने औरत को शाने पर झुककर राज़दराना लहजे में कहा, क्यों, तुम उदास हो? तुम्हारा नाम क्या है? जुबेदा, उसने बेजान से लहजे में कहा। शुबेदा? शुबेदा, उसने हंसकर कहा। शुबेदा, क्या खूब। उसने उसके चमकीले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, यह क्या शुबेदा, प्यारी शुबेदा, ये सित्ता है। ये मोम और जंगल के चेगन से बनता है। इससे बाल खूबसूरत, खूब खूबसूरत, खूबसूरत शुबेदा। आओ, उसने हंसी और हिचकी के बीच के लहजे में कहा। तुम बहुत खूबसूरत हो शुबेदा। उसने जुबेदा के साफ और गुलाबी रुखसारों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। फिर वो अलग हटकर खड़ा हो गया और उंगली से उसकी तरफ इशारा करके कहने लगा, तुम शुबेदा हो? नहीं, तुम मेरी माँ हो। और वह उसके करीब आ गया। औरत ने यकायक उसके बाजुओं को झटक दिया, जैसे उसे किसी सांप ने डस लिया हो। हाँ हाँ हाँ, वो चिल्लाकर बोला। शुबेदा माँ है। शुबेदा मेरी बहन है। शुबेदा मैं गुनहगार हूँ। शुबेदा तुम यहाँ क्यों आई? मैं गरीब हूँ, जुबेदा ने आहिस्ता से कहा। गरीब? मेरा बच्चा बीमार है, जर्रा, मेरा नन्हा सा जर्रा। डॉक्टर ने कहा है उसे निमोनिया हो गया है। वह 4 रुपए फीस मांगता है। बैरे ने मुझे सिर्फ 3 रुपए दिए हैं। खुदा के लिए मुझे 1 रुपया और दे दो।
निमोनिया? खैराती अस्पताल ले जाओ ना। यहाँ एक ही तो अस्पताल है, औरत ने उदास लहजे में कहा, और वो भी खैराती। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, खुदा के लिए मुझे 1 रुपया और दे देना, सिर्फ 1 रुपया। बस बस, फिक्र ना करो। ना ना नन्ही शुबेदा, वो उसकी गर्दन में लिपटकर कहने लगा, मैं तुम पर मरता हूँ खूबसूरत शुबेदा। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ शुबेदा। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे बचाओ शुबेदा। उसने उसके शाने पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो सोया पड़ा था। औरत के गले में उसके बाजू हमाइल थे, जैसे व्हाइट हाउस की बोतल पर उसकी उंगलियां। लैंप की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। काली रात के सन्नाटे में नजर ना आने वाले बिये और रोने अभी तक बहस किए जाते थे। जी जी जी, पी पी पी, लेकिन उन्हें सुनने वाला मौजूद ना था। खाई उसके सर पर हमवार हो चुकी थी। जब वो जागा तो खुमार उतर चुका था, रोशनी बुझ गई थी, साए गायब हो चुके थे, बीने और रोने खामोश थे। सुबह का हल्का सा परतो चारों तरफ छन रहा था। वो अभी तक उसकी आगोश में मदहोश पड़ी थी। बरहना सित्थे से आरास्ता किए हुए बाल परेशान थे और सफ़ेद गर्दन के उन हिस्सों पर सुर्ख सुर्ख निशान थे जिन्हें वो बार बार चूमता रहा था। उसने नीमवा आंखों से उसे सर से पांव तक देखा। सुडोल गुदाज सांचे में ढला हुआ जिस्म। वो आहिस्ता से उसके पिंडे पर उंगलियां फेरने लगा। औरत के सारे जिस्म में एक लर्जिश पैदा हुई, जैसे सोए हुए समुद्र की लहरें बेदार हो जाएं। उसके लबों से एक आहासी निकली और उसने आहिस्ता से उस मदहोशी के आलम में कहा, जर्रे, मेरे प्यारे नन्हे जर्रे। और फिर उसके नीम व लब उसी तरह आपस में मिले जैसे माँ अपने प्यारे बेटे को चूम रही हो। नन्हा जर्रा। यकायक वो चौंक पड़ा। गुजरी हुई रात के मोहूम से साए उसकी आंखों के आगे आते गए। नन्हा जर्रा, निमोनिया, डॉक्टर। वो कांपने लगा। 3 रुपए, 4 रुपए, सिर्फ 1 रुपया। उसने फौरन अपने बाजू उसकी गर्दन से हटा लिए। नन्हा जर्रा, और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो अपनी माँ से जिना कर रहा हो। और वो यखलख्त बिस्तर से उछलकर जमीन पर खड़ा हो गया और फटी फटी निगाहों से उस औरत की तरफ तकने लगा जो अब जाग गई थी और बरहना थी और सारी रात उसकी आगोश में रही थी। वो चीख कर कहने लगा, छुपा लो, अपने आप को इस कंबल में छुपा लो। दफा हो जाओ मेरे सामने से। क्यों इस तरह परेशान निगाहों से मेरी तरफ देख रही हो? सुनती नहीं हो क्या? मैं कहता हूँ उठो मेरे बिस्तर से। ये लो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपए, ये सब ले लो। भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। और उसने उस औरत को कंबल उड़ाकर उसके कपड़े उसके हाथ में देकर उसे कमरे से निकाल दिया। बहुत देर तक वो बिस्तर पर सर पकड़े बैठा रहा। दिलो दिमाग पर एक मुबहम सी उलझन एक मकड़ी के जाले की तरह तनी हुई थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी और वो कुछ न सोच सकता था। बार बार अपने उलझे हुए लंबे बालों में उंगलियां फेरकर उस मकड़ी के जाले को दूर करने की कोशिश करता रहा। आखिर जब बैरे ने आकर उससे कहा, साहब, गुसलखाने में गर्म पानी धरा है, तो वो बेदिली से उठा और पोटेशियम परमैंगनेट की पिचकारी उठाकर गुसलखाने में घुस गया। तबीयत बेमजासी हो गई थी और मुंह का कड़वा कसेला जायका होश आने पर भी दूर न हुआ था। शाने बोझल से थे। नहाकर वो बरामदे में मेज पर कोहनियाँ टेक कर नाश्ते का इंतजार करता रहा और अपने आप को कोसता रहा।
होशियार बैरे ने नाश्ते पर बियर बोतल हाजिर कर दी। पियर के खुशरंग सयाल ने आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात की रो को बदल दिया। उसकी तबीयत मुजर्रह होती गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगा और सीटियां बजाने लगा। बीती हुई रातों के लम्हे खुशगवार और दिलकश बनते गए। सत्थे से चमकते हुए बाल, शाह कमीज पर छातियों के उभरे हुए खम, निहालू का गैरफानी हुस्न, बुलबुल का नगमा, पीपी पीए की पीपी और सेब के फूल चांदनी में हंसते हुए, यकायक किसी रास्ते में चमकते हुए चश्मे का ठंडा पानी और मीठा पानी उसकी आंखों के सामने खुशी से उछलने और उबल उबल कर कह कह लगाने लगा। और उसे अपनी कार की याद आई जो गैरेज में खड़ी उसकी राह तक रही थी। वो खड़ा हो गया और उसने बैरे को इनाम देकर पूछा, गढ़ी का डाक बंगला यहाँ से कितने मील दूर होगा? 110 मील सरकार। हाँ, बैरे का क्या नाम है? खादिम शाह हुजूर। बहुत अच्छा आदमी है सरकार, साहब लोगों का पुराना खादिम है। डाक बंगले के करीब एक मोड़ काटते हुए उसे एक नीले रंग की कार मिल गई जो डाक बंगले की तरफ आ रही थी। एक भारी जिस्म और दोहरी ठोड़ी वाला आदमी जिसने शाह फुदने वाली रूमी टोपी पहन रखी थी कार चला रहा था। उसकी बगल में एक औरत बैठी हुई थी। नीली सूसी की शलवार, शाह कमीज पर छातियों के उभरे हुए खम और आंखों में आदि मुजरिमों की सी बेजान उदासी। और वो दिल ही दिल में मुस्कुराया, मरहम नहीं है तू ही नवाहे राज का। गरीब औरतों ने अपने ख्याली इस्मत की खातिर पहाड़ों पर बुलंद कोट बनाए थे, लेकिन हकीकत यह थी कि उनके मैके और ससुराल एक मीठे चश्मे से दूसरे मीठे चश्मे तक और एक डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले तक महदूद थे। उसने दिल ही दिल में खुदावंद का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने उन लोगों को गरीब बनाकर उसके लिए दिलकश रातें मुहैया की थी। जुबेदा, वाइट हॉर्स और भुना हुआ मुर्ग, इल्लाही कैसी कैसी नेमतें तूने बनाई है। उसके तखय्युल में गढ़ी का डाक बंगला एक पुरस्तानी किला नजर आने लगा और उसने अपनी कार की रफ्तार तेज कर दी। मोटर के आगे और पीछे चीड़ और देवदार के घने और सब्ज जंगलों के दरमियान चांदी के तार की तरह चमकती हुई वो पक्की सड़क फैलती जा रही है, एक मीठे चश्मे से दूसरे चश्मे तक, एक डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले तक, एक अमीर की जेब से दूसरे अमीर की जेब तक। ये वही नुकरई तार है जिसने इंसानों के दिल तारीक कर दिए हैं, औरतों की इस्मतें वीरान कर डाली है और समाज की रूह को आतिश्क के जहन्नुम में झुलसा दिया है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।